नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। हम लोगों ने इसके पहले कुल 21 प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग उसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। अब ये देखिए, हमारे सामने प्रश्न क्या है। हमारे सामने प्रश्न है कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे हैं। ठीक है, देखिए केवल मुख या मुंह, इसको ऐसे समझिए। मुंह से निकलती है जो ध्वनि, वो कौन सी ध्वनि होती है। देखिए, पहली बात कह रहे हैं वृत्ताकार स्वर। ठीक है, समृद्ध स्वर। ठीक है, तो वृत्ताकार स्वर होगा नहीं। ठीक है, विकल्प पढ़ते हैं अनुनासिक की निर्नुनासिक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, निर्नासिक हो जाएगा। ठीक, क्योंकि इसकी ध्वनि मुंह से निकलती है। अब देखिए चार बातें हैं। ठीक है, वासुदेव नंदन प्रसाद ने अपने पुस्तक में इन चार बातों की चर्चा की। एक तो इन्होंने चर्चा किया है किसका, अनुनासिक का। अनुनासिक, ये जो अनुनासिक लिखा हुआ है, इसके बारे में क्या इन्होंने बताया, कहा कि ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है। ठीक है, और क्या है, उच्चारण में लघुता रहती है। जैसे इन स्वरों का उच्चारण कैसे होता है, एक तो नाक से भी होगा और कैसे होगा, मुंह से भी होगा। ठीक, और इनके उच्चारण में होती है लघुता। अब जैसे जैसे समझा जाए तो अभी बात स्पष्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे देखिए आप, जैसे लिखा हो कहीं गांव, गांव, ये जो होता है ना अर्ध चंद्र चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं। ठीक है, सॉरी, चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं, जैसे दांत, तो ये सारे क्या है, अनुनासिक हैं, दांत। ठीक है, और जैसे एक शब्द ले लीजिए आप, सांचा। हम्म, सांचा। तो आपको क्लियर हो गया कि अनुनासिक क्या है। अब देखिए निर्नुनासिक हम लोग पढ़ लेते हैं अब तुरंत ही। निर्नुनासिक, तो निर्नुनासिक के बारे में आप ये जानिए कि जिनका उच्चारण केवल मुख या मुंह से हो। क्या हो, मुख या मुंह से हो। जैसे, अब आता है ना कि, हाँ बताइए कि, ठीक है मान लिए कि मुख से हो, लेकिन जैसे, अब देखिए, जैसे आप समझ लीजिए इधर। हम्म, इसमें आप कहाँ नाक का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जैसे उधर। हम्म, आप। ठीक है, ये सारे शब्द क्या हो गए, ये निर्नुनासिक हो गए। अब देखिए, ठीक है, ये दो चीजें। अब एक आता है कि कॉन्सेप्ट किसका, अनुनासिक उसका, अनुस्वार और विसर्ग का। किसका, अनुस्वार और विसर्ग का। ठीक, विसर्ग का। तो अनुस्वार में ये जानिए क्या होता है। कह रहा है कि इसकी ध्वनि केवल नाक नाक से निकलती है और ये स्वर के बाद आता है। स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। स्वर के बाद आने वाला, स्वर के बाद आने वाला व्यंजन। ठीक है, इसमें आप केवल इतना जानिए कि इसमें क्या होता है, नाक। हम्म, नाक, नाक का यूज होता है। ठीक, इसका यूज होता है, नाक का यूज होता है। ठीक है, केवल नाक। अब देखिए विसर्ग में क्या होता है, विसर्ग में यह होता है कि अनुस्वार की तरह विसर्ग भी स्वर के बाद आता है। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण ह होता है। ठीक है, मतलब यह भी अनुस्वार के बाद ही जो है, स्वर के बाद ही आएगा। और लेकिन इसका यूज कहाँ हम लोग करते हैं, हम लोग इसका यूज ज्यादातर संस्कृत में करते हैं। ठीक, संस्कृत में करते हैं। हिंदी में अब इसका प्रयोग ज्यादा है नहीं। ठीक है, लेकिन जैसे कुछ तत्सम शब्द हैं उनका, उनमें जो है आज भी इसका प्रयोग करते हैं। ठीक, जैसे जैसे हम लोग नहीं कहते हैं, मन है कामना। मन है कामना। दुख, जब हम दुख लिखते हैं तो यहाँ विसर्ग का यूज करते हैं। तो ऐसे शब्दों में आज भी प्रयोग हो रहा है। अच्छा एक चीज और, कि अनुस्वार और विसर्ग को किशोरी दास वाजपेयी ने अयोगवाह की संज्ञा दी है। क्या कहा है, अयोगवाह। क्यों अयोगवाह कहा है, उन्होंने ये कहा कि जो योग न होने पर भी साथ रहे। ठीक है, कभी कभी अयोगवाह का अर्थ पूछ लेता है, मतलब योग नहीं है फिर भी साथ है। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने इसे क्या कहा, स्वर तथा व्यंजन के बीच की कड़ी कह दिया। ठीक है, स्वर तथा व्यंजनों की तरह कड़ी कह दिया इनको। ठीक है, उन्होंने कहा ना ये स्वर है ना व्यंजन है। इसीलिए इसको अयोगवा कर दिया कि मतलब जो योग ना रहने पर भी साथ हो। तो इन सभी महत्वपूर्ण बिंदु पे हमने चर्चा की। अब हम अगले प्रश्न पे आएंगे और ये सब महत्वपूर्ण बिंदु अभी आप देखेंगे कि प्रश्न में पूछे जाएंगे। ठीक है, अब देखिए,
अब इसकी व्याख्या को हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहे हैं कि जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है, मुख या मुंह दोनों बात, ठीक है, वे निर्नुनासिक होते हैं। अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक में जानिए कि मुंह तो रहेगा, नाक भी जुड़ जाएगा, नाक भी जुड़े, अंतर ऐसे जोड़िए, अनुनासिक नाक और मुंह, केवल मुंह तो निरनुनासिक, ठीक है। अब देखिए अनुस्वार स्वरों, ठीक है, अनुनासिक स्वरों, ठीक है, यमन गणन जो पंचमाक्षर हैं के उच्चारण में वायु ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकलती है, ठीक है, मुख के साथ। अब देखिए अनुनासिक में क्या होता है, मुख भी यूज हो रहा है, नाक भी, अभी बात कर रहे थे हम लोग। कह रहे हैं वृत्ताकार स्वर ऐसे हैं, स्वर ऐसे स्वर हैं जिनके उच्चारण में ओठों का आकार गोल हो जाता है, जैसे ऊ, ठीक है, मूल स्वर ऊ, दीर्घ स्वर ऊ, औ, आ, सम्मिश्र स्वर क्या है, वही सबको आना है, ई को भी आना है, ऊ को भी आना है, ठीक है। उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक। जब मुख द्वार पूरा खुला रहेगा विपरीत, मतलब जैसे आ। अब देखिए आगे हमारे सामने प्रश्न है, अग्र पश्च और क्या, मध्य स्वर से। इसकी चर्चा हम लोगों ने पहले किया था। कह रहा है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से दीर्घ ऊ किस प्रकार का स्वर है? क्या वह पश्च स्वर है, क्या वह अग्र स्वर है, क्या अग्र समृद्ध है या पश्च समृद्ध है? ये देखिए बड़ा शानदार प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वह पश्च समृद्ध है, ठीक है, पश्च समृद्ध। अब ये कैसे आप जानेंगे, देखिए आपको पता है कि समृद्ध में कौन कौन है, ई और ऊ आते हैं, ई और ऊ आते हैं, हम्म, ई और ऊ आते हैं। और हमसे पूछ रहे हैं क्या, पश्च समृद्ध पूछ रहे हैं, तो ऊ क्या है, ई को भी आना, ऊ को आना, समृद्ध तो है, लेकिन पश्च आपको पता है ये अग्र जाएगा, हम्म, तो क्या हो जाएगा, यही हो गया पश्च समृद्ध। हमारा उत्तर मिल गया कि ऊ, दीर्घ ऊ किस प्रकार का ध्वनि है, पश्च समृद्ध है। अब देखिए व्याख्या को पढ़ते हैं हम लोग शानदार ढंग से, क्या कह रहे हैं, बड़े शानदार कह रहे हैं कि, बहुत शानदार कह रहे हैं कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ, मूल स्वर ऊ, दीर्घ ऊ पश्च समृद्ध स्वर हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग कार्य करता है। देखिए जैसे ये जीभ है, ठीक है, मान लीजिए जीभ, अगर आपका अग्र भाग काम कर रहा है, ठीक है, जैसे ई ए पर आपका अग्र भाग काम कर रहा है यदि, तो ये हो गया क्या, अग्रस्वर। अगर आपका केवल मध्य का भाग काम कर रहा है तो वो अ हो गया, एक ही शब्द है अ, एक ही वर्ण है। अगर पश्च भाग काम कर रहा है, ठीक है, जैसे आ, ठीक है, जैसे जैसे ऊ, जैसे ऊ, ओ, आओ, ठीक है, तो ये सब क्या होगा, ये सब आपके हो गए पश्च स्वर। अब देखिए आगे कह रहे हैं कि, देखिए पश्च स्वर की बात कर रहे हैं कि आ, ऊ, ओ, औ, हम्म, ये सब क्या हो गए, पश्च स्वर हो गए। और ई, मूल स्वर ई, दीर्घ ई, ए, ऐ, ये किस में चला गया, आपका अग्र में चला गया। कह रहे हैं देखिए आगे क्या कह रहे हैं कि समृद्ध उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ठीक है, मुख द्वार लगभग बंद रहता है। क्या शादी है, ई को भी आना है, ऊ को भी आना है, माने सबको आना है, सबको से समृद्ध ग्रहण करिए, ठीक है, सबको आना है, ई को भी आना, ऊ को भी आना है। अब देखिए आगे हमारे सामने बड़ा शानदार प्रश्न है ये, कि वो पूछ कह रहे हैं कि ओठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन आवृतमुखी स्वर है? देखिए पहले, सबसे पहली बात हम लोग विकल्प बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, हमको मान लिया हमको प्रश्न नहीं आ रहा है, ठीक, लेकिन हम लोग विकल्प अच्छे से पढ़ेंगे। कह रहे हैं मूल स्वर ई, ठीक है, दीर्घ ऊ, ओ या मूल स्वर ऊ, ठीक, चार विकल्प हमारे सामने आ रहा है। देखिए इसका सही उत्तर क्या है, ई है, ठीक है। आवृत्तमुखी पूछ रहे हैं, देखिए एक वृत्तमुखी है और क्या है, एक आवृत्तमुखी। अगर जैसे वृत्तमुखी नाम से स्पष्ट हो रहा है, वृत्तमुखी जैसे आप किसी शब्द का उच्चारण, मतलब किसी वर्ण का उच्चारण करना है और आपका ओठ गोलाकार हो जा रहा है, जैसे ऊ, ठीक है, आप ऊ बोलिए तो आपका ओठ, ठीक है, थोड़ा गोल के शेप में आ जाएगा। आप खुद बोल के सामने देखिए ध्यान से, ऊ, ठीक है, आपका ओठ गोलाकार का हो जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वृत्तमुखी। आवृत्तमुखी
कह रहे जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, जैसे अ कहाँ गोलाकार हो रहा है, ई कहाँ गोलाकार हो रहा है, ए तो ये सारे क्या हो गए, ये आवृत्तमुखी हो गए। तो मतलब हम इतना जाने, देखिए दो प्रश्न इसमें बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तो ओठों की आकृति के बाद स्वरों के भेद भी पूछ लेते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ लिया साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर कि ओठों की आकृति के आधार पर स्वरों को दो भागों में विभाजित किया गया। पहला क्या कह रहे हैं, पहला कह दे रहे हैं कि आवृत्तमुखी, दूसरा क्या कह रहे हैं, वृत्तमुखी। ठीक, अब देखिए जैसे जिन स्वरों के उच्चारण में, मित्रों ध्यान दीजिएगा, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते, आवृत्तमुखी, देखिए अ लग गया ना, अ शब्द क्या है, थोड़ा निगेटिविटी बता रहा है कि नहीं, ठीक है, नहीं। तो अब जैसे अ, मूल स्वर अ, दीर्घ आ, ठीक है, मूल स्वर ई, दीर्घ ई, ए ऐ, ये क्या है, आवृत्तमुखी। आप खुद देखिए, इसको रटने की कोई जरूरत नहीं है, आप इनका उच्चारण करिए, क्या आपके ओठ गोलाकार हो रहे हैं मित्रों, नहीं हो रहे हैं। देखिए कहाँ गोलाकार, अब वहीं बोलिए ऊ, एक शेप ले रहा है आपका ओठ, एक शेप ले रहा है, इससे समझिए। आपको मान लीजिए नहीं याद है, ठीक है, आप चले गए परीक्षा देने, कहाँ, यूपी पीसीएल एआरओ 2018, लेकिन आपके अंदर इतनी बौद्धिक क्षमता है कि आप, ठीक है, वर्ण को, ठीक है, उच्चारण करके आप इस बात को पकड़ ले रहे हैं कि कौन सा स्वर अग्र है, कौन सा मध्य है, कौन सा पश्च है, कौन आवृत्तमुखी है। ठीक है, इसमें रटने की कोई जरूरत ही नहीं है, कौन आवृत्तमुखी है, अनावृत्तमुखी है, आवृत्तमुखी है, ऐसे सब। अब देखिए वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ गोलाकार होते हैं, वृत्त मतलब क्या होता है, गोला ही, वे वृत्तमुखी स्वर। अब जैसे ऊ, ठीक है, मूल स्वर ऊ, दीर्घ ऊ, ओ, औ, आ, ठीक है। तो ये देखिए क्या है, अतः दिए गए विकल्पों में से ई क्या हो गया, आवृत्तमुखी हो गया। मतलब आवृत्तमुखी का क्या अर्थ है कि ओठ गोलाकार नहीं हो रहा है इनके उच्चारण में। अब देखिए आगे, आगे प्रश्न पूछ रहा है उच्चारण स्थान से, ठीक है, हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं बड़े शानदार ढंग से। 25वें नंबर का प्रश्न देखिएगा, आपको क्या है, हमसे कह रहे हैं कि ठीक है, अब ये सब आप बता दिए बहुत कुछ हमको कि आवृत्तमुखी, वृत्तमुखी, ये वो। अब हमें बताइए कंठ वर्ण कौन सा है, ठीक है। पहले में विकल्प में कह रहे हैं कि मूल स्वरूप अ, मूल स्वर ई, दीर्घ ई, ठीक। अब देखिए कह यह रहे हैं कि दिए गए वर्णों में जो है कौन कंठ वर्ण है, तो हमें पता है इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, क्या है, कंठ है। अब देखिए उसके बाद देखिए दिए गए वर्णों में अकंठ वर्ण है, मूल स्वर ई, और ई तालव्य वर्ण है, तथा क्या ऊ ओष्ठ वर्ण है। ऊ बोलिए ओष्ठ से ही बोलते हैं, ठीक है, ई तालव्य है, ठीक। अब देखिए अगला विकल्प फिर उसी से, अगर हमारा ओष्ठ तैयार हो तो हम इस प्रश्न को बीएड में 2011 के एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, कह रहा है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, ओहो, निगेटिव निकालिए, ठीक है। मतलब एक इसमें ये है कि जो ओष्ठ नहीं होगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा ऊ ओष्ठ है ऊपर, ठीक है, तो क्या म, ब, दीर्घ ऊ या आ, ठीक है। आ का उच्चारण कैसे होता है, आपको पता होगा, आ का उच्चारण क्या है, कंठ है, जैसे अ और आ, हम्म, इन दोनों का उच्चारण क्या है, कंठ है, ठीक है। हाँ, इसका भी, अब देखिए कह रहे हैं कि आ वर्ण ओष्ठ नहीं है, यह कंठ ध्वनि है। ऊ, ऊ तथा प वर्ग के वर्ण ओष्ठ ध्वनियां हैं, ठीक है। क्या हो गई, मतलब हमारा जो दीर्घ आ है वह ओष्ठ नहीं है, बस हम इतना जाने कि वह ओष्ठ नहीं है। और देखिए प, फ, ब, भ, म, ठीक है, और छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जिसको कहते हैं मूल स्वरूप और दीर्घ ऊ, ये दोनों क्या है, ओष्ठ हैं। अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न बहुत शानदार ढंग से कह रहे हैं कि निम्न में, ठीक है, निम्न में ओष्ठ वर्ण कौन सा है, ठीक, ओष्ठ वर्ण कौन सा है, कह रहे हैं दिए गए विकल्पों में, ठीक है, तो मूल स्वर अ ओष्ठ है कि आ है कि ई है कि ऊ है। मित्रों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा मूल स्वर अ और दीर्घ आ, ये क्या है, कंठ है। ई को हमने पढ़ा तालव्य। इसके पहले ही प्रश्न देखिए,
जब हम व्याख्या को प्रश्न के पढ़ते हैं तो हमारे एक प्रश्न नहीं मतलब एक प्रश्न में लगभग 10 प्रश्न तैयार होते हैं, मैं कहूँ 20 तो भी अतिशयोक्ति ना होगी। ठीक, तो जैसे अगर हम मान लीजिए अभी हमने 27वां प्रश्न है, वर्स्ट वर्ण है आ, उ, ठीक है, ऐसे 27वें का डी, 35वें का ए, इस तरह करेंगे मतलब क्या है, व्यूज बहुत जाएंगे, ठीक है, देखने वाले उनकी संख्या बहुत बढ़ेगी, लेकिन हमें गंभीरता से बातों को समझना। अब देखिए दिए गए विकल्पों में से उ ओष्ठ ध्वनि है। हिंदी वर्णमाला के स्वर वर्णों के उच्चारण का स्थान। अब देखिए स्वर वर्ण जो है उनका उच्चारण कैसे होता है इसको बता रहा है, ये इंपॉर्टेंट लिस्ट है और इसको अभी याद करके चलेंगे। देखिए पहले क्या है, कंठ। हम्म कंठ क्या होता है, जैसे अ आ, ये कंठ है, अभी पूछा भी था प्रश्न में। तालु क्या है, तालु जैसे ई ये तालु हो गए, ठीक है, सब तालु का भी मुझे याद हो गया आज की, तालु क्या हो गए, ई और ई हो गए। मूर्धा क्या है, मूर्धा सा री है। हमें पता चल गया जो स्वर री है उसका उच्चारण मूर्धा है। ओष्ठ, ये तो स्पष्ट है सर, ठीक है, ऊ और इसके अगर हम देखिए ओष्ठ कहीं लिखा है, ओष्ठ कहीं लिखा है, ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए ओष्ठ ऐसे लिखा है, ऐसे इसको लीजिए और ये समझ जाइए क्या, ऊ और ऊ। लेकिन अब इतना जिसे आप तैयारी में कूद चुके हैं तो मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपको तैयार होगा, ये सारी चीजें नहीं तैयार है तो हम लोग बार बार पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे मैं कह रहा हूँ ओष्ठ है, मूलसरू दीर्घ, कंठ तालु, ठीक है, आ ए क्या हो गया, आ ए क्या हो गया, कंठ तालु हो गया, ठीक है सर। कंठ ओष्ठ क्या हो गया, उ और औ, ठीक है, और वह हम जानते क्या है, दंतोष्ठ है, यह पूछा जा चुका है कि वह क्या है, दंतोष्ठ है, मतलब दंत और ओष्ठ, इसका मतलब समझ में आया ना। जैसे कंठ तालु लिखा है इसका मतलब कंठ और तालु दोनों का यूज हो रहा है इसमें, ठीक। अब देखिए इतनी बात तो स्पष्ट हुई हमारी, क्या क्या स्पष्ट हो गया कि हम लोग जो है, एक बात तो यह जान लिए कि कंठ का उच्चारण, ठीक है, आ, तालु से ई, मुर्दा से री, ओठ से ऊ, कंठ तालु का सहयोग जब हम लेते हैं तो ए, ठीक है, कंठ ओष्ठ ओ औ। अब देखिए इसमें ओष्ठ अगर शब्द आएगा, देखिए ओष्ठ वाला, ठीक है। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, हम लोगों ने, अब हम लोग 28वां प्रश्न करेंगे, ठीक है। अब देखिए अभी जो हम लोगों ने व्याख्या पढ़ा वहीं से प्रश्न पूछा, कहाँ पे, यह प्रश्न पूछा है यूपी ट्रिपल एससी वन रक्षक की परीक्षा में, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसकी व्याख्या को बहुत शानदार, अब उम्मीद करता हूं कि आप जो है जल्दी नहीं बोले और प्रश्नों को इतना अभ्यास किया जाएगा मित्रों कि चीजें याद होंगी। कह रहे हैं क्या, कह रहे कि कंठ तालव्य कौन सा है, मतलब जिसके उच्चारण स्थान में कंठ का भी यूज हो और तालव्य का भी यूज हो, ठीक है, तालव्य का यूज हो। हम्म अब जैसे कह रहे हैं, जैसे अब देखिए, अब इसको आप मिला देंगे तो क्या बनेगा, ए बनेगा, इसका मतलब इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है, और मूल स्वर ई का उच्चारण स्थान या दीर्घ ई का उच्चारण स्थान क्या है, तालव्य है, तो इससे क्या बना, कंठ तालव्य, ये बन गया। ऐसे समझिए, कह रहे हैं कि पहले विकल्प में देखिए मूल स्वर उ, दीर्घ उ, की र, या फिर श, ठीक है, मूर्धन्य श होगा, या क्या होगा, ए होगा, या मूल स्वर अ और दीर्घ आ होगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया कि, अब देखिए हम लोगों ने देखा ना अ और ई, ए कंठ तालव्य बन रहा है, ठीक है, तो हम लोगों ने सही उत्तर इसका क्या जान लिया कि ए और ए इसका सही उत्तर होगा। अब देखिए व्याख्या पढ़ते हैं, कंठ तालव्य वर्ण ए है, मूल स्वर उ, दीर्घ उ का उच्चारण स्थान क्या है, ओष्ठ है, हम लोगों ने पढ़ा। र और मूर्धन्य ष का उच्चारण स्थान मुर्दा है, और किसका मुर्दा है, तो री का भी मुर्दा उच्चारण स्थान है, ठीक है। और देखिए अ और आ का उच्चारण स्थान कंठ है। अब हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं। अब देखिए उसी से मिलते जुलते अगर हम लोग जो है 27 नंबर का जो प्रश्न था, ठीक है, उसकी व्याख्या को 2-3 बार देख लें, ठीक है, और याद कर लें तो देखिए अब सारे प्रश्न हल होने वाले हैं आगे, क्या कह रहे हैं, लेकिन हम लोग प्रश्नों को एकदम शानदार ढंग से देखते हुए चलेंगे, ठीक। अब देखिए
कह रहे हैं किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है। मतलब एक आपसे वर्ण पूछ रहे हैं जिसके उच्चारण स्थान में कंठ का भी यूज हो और तालु का भी यूज हो। अभी उसी प्रश्न से मिलता जुलता प्रश्न है। ओ, ए, ह, छ, तो कंठ तालु उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा मित्रों? ए, ए का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु ही तो है। अब हमारा सही हो गया ये विकल्प, क्या हो गया कि ए। अब देखिए अगला प्रश्न हमारे सामने, बड़ा शानदार प्रश्न है ये, थोड़ा क्योंकि यूपीएसआई का 2017 में पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए ये सारे प्रश्न जो है ना टीजीटी पीजीटी में पूछे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये केवल यूपीएसआई और यूपीपी वाले लोगों के लिए है। इसको पढ़ के ना हम लोग टीजीटी पीजीटी में और अच्छे प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि वनडे एग्जाम की हिंदी की अपेक्षा नौकरी वाली परीक्षा में हिंदी जो पूछी जाती है अपेक्षाकृत थोड़ा उसका लेवल कम होता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि सरल पूछी जाती है, लेकिन लेवल कम होता है। अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं अय के उच्चारण में और रिक्त स्थान दे रहे हैं और की सहायता ली जाती है। अब आप साहित्य के विद्यार्थी हैं, क्या छंद तालु की सहायता ली जाती है? नहीं। इच यस तालु की? नहीं। कंठ, अय के उच्चारण में क्या आप कंठ भी सहायता लेते हैं और तालु की भी सहायता लेते हैं? ठीक है। क्या दंतोष्ठ की सहायता लेते हैं? नहीं। उसके लिए तो आप व के लिए दंतोष्ठ की सहायता लेते हैं। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? कंठ तालु हो गया। देखिए मित्रों अगले प्रश्न पे हम आते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है? शानदार प्रश्न है हमारा। हम्म तो देखिए प्रश्न क्या है, क्या रहे हैं, कह रहे हैं कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। ठीक है, तो देखिए ओ और औ किस प्रकार के वर्ण है? ये कंठोष्ठ है। कंठ और ओष्ठ का यूज हो रहा है इसमें। ठीक है, ठीक, कंठ और ओष्ठ का यूज हो रहा है। तो ये क्या हो गया? कंठोष्ठ हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? कंठोष्ठ। क्या तालव्य होगा? नहीं। दंतोष्ठ वह है, मूर्धन्य री है। अच्छा अच्छा ज ये है, या मूल सर ई और दीर्घ ई है, तो तालव्य होता। तो हमारा सही उत्तर क्या है? कंठोष्ठ। दंत्योष्ठ वाला भी याद रखिएगा, वह दंत्योष्ठ है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए बार बार मैं इसको बोल रहा हूँ, दंत्योष्ठ हुआ है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए इनमें से क्या, इनमें से ओ का उच्चारण स्थान, अभी अगले प्रश्न को अगर हम लोग ठीक ढंग से किया गया तो अभी सही हो जाएगा। क्या दत्त कोई उच्चारण स्थान होता है? नहीं। दंत होता है? हाँ होता है, लेकिन यह नहीं है। मुर्दा होता है? हाँ, लेकिन यहाँ पे यूज नहीं है। कंठ ओष्ठ, ओ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ ओष्ठ। अब देखिए हमारे सामने अगला प्रश्न है, क्या कह रहे हैं कि मूल स्वर ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, य आदि का उच्चारण किससे होता है? ठीक है, पहले विकल्प में कह रहा है कि कंठ से होता है, मूर्धन्य से होता है, कि तालव्य से होता है, कि वोष्ठ से होता है। तो हमें पता है कि च, छ, ज, झ, ई और मूल स्वर ई, दीर्घ ई, इन सबका उच्चारण क्या है? तालव्य है। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? तालव्य से होता है। किससे होता है? तालव्य से होता है। तालव्य से होता है। व्याख्या पढ़ते हैं, ऐसे वर्ण जिनको उच्चारण में जिह्वा तालु को स्पर्श करती है। ठीक, अगर आपकी जिह्वा तालु को स्पर्श कर रही है तो उसे क्या कहेंगे? तालव्य वर्ण कहेंगे। जैसे मूल स्वर ई, दीर्घ ई, च, छ, ज, झ, ये आदि। अब देखिए अब ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, देखिए हिंदी जो वर्णमाला है, आप देखेंगे अगर अपवाद को छोड़ दिया जाए तो पूरी हिंदी वर्णमाला किसमें है? तो आप कह देंगे सर वह पुल्लिंग में है, लेकिन कुछ ठीक है स्त्रीलिंग शब्द भी है। ठीक है, उनकी बात कर रहे हैं। अब देखिए आ, कह रहे हैं कि वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? नहीं है मतलब नहीं निकाल दीजिए। वो पूछ कह रहे हैं कि मतलब स्त्रीलिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है? तो आपको पता होगा मित्रों कि ज या आव नहीं है, च या ट नहीं, ई यही लग रहा है, लेकिन अभी हम लोग चारों विकल्प पढ़ेंगे। कह रहे हैं अ प, तो क्या है जो ई, मूल स्वर ई और ई है मित्रों, यह क्या है? यह हिंदी वर्णमाला का अपवाद है कि यह स्त्रीलिंग में है। और देखिए कह रहे हैं वर्णमाला का
मूल स्वर ई, दीर्घ ई अक्षर पुल्लिंग नहीं होता, इनसे स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण होता है। जैसे जैसे आप देख लीजिए स्त्री, नदी, बालिका आदि। अब हम अगले प्रश्न पे जाते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है, कह रहे हैं कि किस शब्द में री स्वर नहीं है। बहुत बढ़िया प्रश्न, ठीक है। जो देखिए ये मात्रा हमारे सामने होती है, ये री की मात्रा होती है, ये री की मात्रा। अब हम लोग विकल्प में खोजा जाए कहाँ ये मात्रा दिख नहीं रही है, तो देखिए सर इसमें भी, कृपा में भी दिख रही है, कृष्ण में भी दिख रही है, दृष्टि में भी दिख रही है, आज में नहीं दिख रही, कोई मात्रा ही नहीं है। मतलब इतना आसान प्रश्न आज में नहीं होगा। अब इसको तब आप ही तब गलती कर सकते हैं जिसे गोला गलत कर दिए, ठीक है। इन सब में ये प्रश्न आपका गलत हो सकता है। मित्रों अब देखिए आगे इसकी व्याख्या बहुत शानदार ढंग से कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज शब्द में री स्वर नहीं है, से सभी शब्दों में री स्वर की मात्रा का प्रयोग हुआ है। विवरण देखिए, जैसे कृपा लिखा हुआ है, ठीक। तो कृपा क्या है, देखिए कृपा में क्या है, ये आपका व्यंजन हो गया, ठीक है, उसके साथ स्वर लगा हुआ है री, ये आपका क्री हुआ, और ये देखिए प, ठीक है, व्यंजन हो गया। अब उसके साथ क्या लगा हुआ है, स्वर लगा हुआ है, तो ये कृपा का विच्छेद हो गया। उसी तरह देखिए कृष्ण का, तो व्यंजन क, फिर स्वर री, फिर श, फिर देखिए व्यंजन ल और अ। अब देखिए दृष्टि में भी इसी तरह द, री, श, ट, र। आज में भी देखिए ये स्वर आ गया, फिर जो है उसका व्यंजन, फिर स्वर। हम्म अब देखिए हम लोग अगले प्रश्न पे जाते हैं। अगले प्रश्न में क्या कह रहे हैं, ये यूपी कांस्टेबल 2018 की परीक्षा जो 18 तारीख को हुई थी, 2018 की परीक्षा 18 तारीख में हुई और जून में हुई। कह रहे हैं कि निम्नलिखित कौन से शब्द री की मात्रा का उपयोग हुआ है, मतलब री की मात्रा का उपयोग हुआ है। अब देखिए मैं बताया ना कि जब आपको शब्द ऐसे कहीं दिखे, ये वाली मात्रा, ठीक है, री, ऐसे नहीं दिखता है ऐसे, तो वही है री, ठीक। जैसे कृपा में, जैसे कृष्णा में, हम्म तो यहाँ पे री की मात्रा यूज होती है। जैसे अब देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं क्रिया, नहीं सर ये तो री नहीं होगा, इसमें तो र की मात्रा है। वर्षा, इसमें भी तो रेफ है सर, र की मात्रा है, यह भी नहीं होगा। रिपु, छोटी ई की मात्रा है, नहीं होगा। वृष्टि, वृष्टि, अब देखिए जैसे वृष्टि लिखा है तो वह हुआ, फिर क्या है, आपका री आ गया, ठीक। उसके बाद क्या होगा, मूर्धन्य श जो आधा है, फिर क्या है, ट होगा, ठीक, और ई होगा। देखिए यह क्यों मैं बार बार चर्चा कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसे प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। विन्यास पूछ लेंगे आपसे, ठीक है, शब्द देंगे, कहेंगे विन्यास, कौन सही विन्यास होगा, ठीक। तो ये जो हम बारीक चीजों पे ध्यान देंगे। अब जैसे आप कुछ लोग, हम लोग भी समझ रहे होंगे कि अब इसमें श पहले आएगा कि ट पहले आएगा, तो मित्रों पहले श आएगा, फिर ट आएगा, फिर उसका क्या स्वर आएगा साथ में, ठीक है। अब देखिए आगे व्याख्या में क्या कह रहे हैं, तो व्याख्या में बड़ी शानदार ढंग से कह रहे हैं क्या, कि जो वृष्टि है, वृष्टि शब्द में री की मात्रा का उपयोग है, यथा, और वही व्याख्या बता दे रहे हैं। कह रहे हैं शेष शब्दों में र व्यंजन के लिए अलग अलग रूपों का प्रयोग हुआ है। अब अगला विकल्प क्या है, अब देखिए अभी अभी तो हम लोग वहां पे परिभाषा देखे थे, अब देखिए इस प्रश्न में क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन से शब्द में अनुनासिकता है। देखिए अनुनासिक शब्द आ जाए तो हमें क्या ध्यान रखना है, ठीक है। अनुनासिक, निरनासिक, निरनुनासिक दो शब्द होते हैं। अनुनासिक मतलब क्या हो गया, जैसे आप नाक का भी यूज कर लीजिए, और किसका यूज कर लीजिए, और मुंह का भी यूज कर लीजिए, मुंह का यूज कर लीजिए, और जो चंद्र बिंदु वाले होते हैं, ठीक है, वहां पे जो क्या होगा अनुनासिक। अब देखिए संभावित में है कि संभावना में है, ठीक है, कि संभव में, ये बड़ा बढ़िया प्रश्न है, संभालना में है, ठीक। तो निम्नलिखित में से क्या हो गया, निम्नलिखित में से संभालना शब्द में अनुनासिकता है, अनुनासिक स्वरों की विशेषता है,
इसके उच्चारण में वायु नाक से कम मुख से अधिक निकलती है। जैसे संभालना बोलिए आप, संभालना, तो क्या हो रहा है, वायु है नाक से कम निकल रही है, मुख से अधिक नहीं, संभालना। ठीक। तो हिंदी में यह विशेषता चंद्र बिंदु के रूप में दर्शाई गई है। चंद्र बिंदु प्रायः तद्भव रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। अब एक चीज हमें और बता दी कि अगर चंद्र बिंदु दिखे तो वो लगभग तद्भव शब्दों में यूज किया जाता है। अब देखिए अगले प्रश्न पे, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं। मतलब एक से अधिक वर्ण मिलेंगे तो क्या होगा, जैसे ऐसे मान लीजिए आपका क है, क है, अब एक से अधिक वर्ण इसमें मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे अब क का विन्यास करेंगे क्या होगा, क और इसके साथ व्यंजन, ठीक है। तो ये व्यंजन होगा जब एक से अधिक होगा। अगर केवल एक ही हो, एक ही, तो वो स्वर हो गया, तो हमारा उत्तर क्या होगा, व्यंजन। पहले विकल्प का अक्षर नहीं होगा, स्वर नहीं होगा, व्यंजन जी होगा, अनुस्वार नहीं होगा। कह रहे हैं एक से अधिक वर्णों के मेल को व्यंजन कहते हैं, अर्थात व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। प्रत्येक व्यंजन में स्वर दिया जाता है। जैसे अब देखिए ये वही बात कह रहे हैं, व्यंजन क और स्वर मिलके क्या हो रहा है, ख और अ मिलकर ख का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए एक बड़ा शानदार प्रश्न कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन की संख्या कितनी है, ये पूछ ले रहे हैं। मतलब आप ध्यान दीजिए कि छोटे बच्चे जो अभी नर्सरी में, क्लास 1 में, 2 में, ठीक है, 2 में भी तो ये नहीं वर्णमाला पढ़ते हैं, फिर बड़े आती है, उनका उनका लेवल आज के दौर में तो बढ़ ही जाता है। हाँ, कह रहे हैं हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या क्या है, ठीक है। क्या 32 व्यंजन है, कि 34 व्यंजन है, कि 36 व्यंजन है, कि 33 व्यंजन है, ठीक है। कि 33 व्यंजन है कि 36 व्यंजन है। देखिए हिंदी वर्णमाला में अभी हम लोग इस वीडियो की शुरुआत में, पहले वीडियो में, क्लास 1 में हम लोगों ने यह देखा कि हिंदी वर्णमाला में क्या है, कुल कितने व्यंजन है, 33 हैं। कितने स्वर हैं, 11 हैं। टोटल कितने हैं, 52 है, ठीक है। हमने बात किया कि 2 द्विगुण व्यंजन है, ठीक है। हमने बात की कि 4 संयुक्त स्वर हैं। अब देखिए हिंदी वर्णमाला में मूल रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी गई, जो इस प्रकार है। मतलब ये 5 स्पर्श व्यंजन, कचोटता प्यार वाले, और अंतस्थ व्यंजन 4, और ऊष्म व्यंजन, ठीक है। तो इनकी संख्या हुई 25। हम्म और अंतस्थ व्यंजन 4 29 हो गया, और 4 आप जोड़ दीजिए क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए आगे क्या बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इनके अतिरिक्त 4 संयुक्त व्यंजन भी हैं, छ छ त्र ज्ञ श्र। अब देखिए अगला हम लोग, अगला प्रश्न हमारे सामने, यूपी बीएड 2017 में पूछा गया प्रश्न, कंठ ध्वनि कौन सी है। मतलब कौन सी ध्वनि कंठ ध्वनि है। कह रहे हैं कि क ख, य र, च छ, कि ट अड़। तो देखिए कंठ ध्वनि क्या है, क ख है, क ख ग घ अंग, क वर्ग पूरा क्या है, कंठ ध्वनि है। क वर्ग जो है पूरा कंठ ध्वनि है। इसके साथ और क्या है, मूल स्वर और दीर्घ आ भी कंठ ध्वनि है, ठीक है। ह कंठ ध्वनि है। अब देखिए क ख कंठ ध्वनिया है, च ज, और विसर्ग भी कंठ में आता है। अब ध्यान दीजिएगा विसर्ग का उच्चारण जब हम करते हैं तो वह भी कंठ में आता है। अब देखिए च ज तालब है, ठीक है। ट ड़ मूर्धन्य ध्वनि है, ठीक है। री भी क्या है, मूर्धन्य है। री भी क्या है, मूर्धन्य है। य र ल अंतस्थ व्यंजन है। अब देखिए इनका उच्चारण क्या होता है, स्वरों तथा व्यंजनों के बीच में होता है, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहे हैं कि उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है। मतलब 4 ये जो दिए गए विकल्प, एआरओ परीक्षा यूपीपीसीएल 2018 में पूछा गया प्रश्न है। कह रहे हैं कि ठीक है 4 ये जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें आप मुझे बता दीजिए दंत कौन सा, म, ल, कि प, तो त थ द ध म क्या होते हैं, दंत होते हैं। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, म हो जाएगा। अब देखिए इसकी व्याख्या को पढ़ते हैं। हम्म हमसे क्या पूछे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि ओहो, हमसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित उच्चारण के स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत है, ठीक है। हमसे क्या पूछ रहे हैं, दंत है,
ठीक है, तो ल होगा, इसमें सही उत्तर क्या होगा? ल होगा। दंत क्या है? ल है। अब देखिए कैसे होगा। हम्म। प फ ब भ म, ये क्या है? ये तो हो जाएंगे आपके ओष्ठ ना, देखिए गलती हो जा रही थी हम लोगों से, ठीक है। तो देखिए उच्चारण स्थान के आधार पर निम्न में से ल क्या है? ल क्या है? ठीक है, ल आपका दंत ध्वनि है। ठीक, शेष प म उ उष्ठ वर्ण है। ठीक, अब अगला प्रश्न हम देखिए हमसे पूछ रहे हैं घ का उच्चारण, हम लोगों ने भी क वर्ग के सभी क्या कंठ से उच्चारित होते हैं, अब देखा जाए कौन सा विकल्प। ठीक है, तो कह रहे हैं कि घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? ठीक, तो मूर्धा है, कंठ है, कि तालु है, कि दंत है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ होगा। उक्त विकल्पों में घ का उच्चारण स्थान कंठ है। अ आ क वर्ग ह और विसर्ग कंठ ध्वनियां, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि देखिए अ आ क वर्ग ह एवं विसर्ग ध्वनियां क्या है? कंठ है। ठीक है मित्रों, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे हम लोग आगे की क्लास में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।